गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का हमारा पहला चैप्टर हम ले रहे हैं पोएट एंड पैनकेक्स। इंडियन ऑथर है अशोका मित्रम, तमिल राइटर है। उन्होंने लिखा है, एक क्वेश्चन अशोका मित्रम के ऊपर भी आ जाता है, अशोका मित्रम का रोल क्या है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अशोका मित्रम देखिए, एक तमिल राइटर है बेसिकली। ये जेमिनी स्टूडियो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साउथ इंडियन स्टूडियोज फिल्म प्रोडक्शन में जो है उसमें है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। मूवीज मेकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है और बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रहा है अपने अर्ली डेज के अंदर। और जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियो के, एस वासन, ठीक है, उन्होंने अशोका मित्रम को रखा था जेमिनी स्टूडियो के अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग्स। एक इनसिग्निफिकेंट सा काम था जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं समझी जाती थी, वो काम करने के लिए रखा गया था। एंड एवरीबडी बिलीव्स दैट दिस मैन इज ऑलवेज फ्री, हमेशा यही सोचा जाता था। तो इसका काम था जितनी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में क्लिपिंग्स आती थी उन सबको कलेक्ट करके रखना, उनको एक पार्ट इकट्ठा बना देना, रिटन हैंडआउट सब चीज़ें मेंशन करना होता था। ऑल्दो ये बड़ा इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, फंक्शन प्ले कर रहा है, बट स्टिल जितने भी मेंबर्स थे जेमिनी फैमिली के सब इसे जानते थे। और सबसे बड़ी चीज़, ही हिमसेल्फ राइटर भी रहा है, क्योंकि राइटर था ये, तो इसका रोल वहाँ पे ये रहा था। अब देखिए, चैप्टर का नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर पैनकेक्स की बात कर रहे हैं। तो पैनकेक इज अ मेकअप मटेरियल। क्या? मेकअप मटेरियल, ठीक है। इट वॉज यूज्ड इन ट्रक लोड्स इन द अर्ली डेज। ट्रक लोड्स बोले तो ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। और अर्ली डेज में ये अच्छा खासा यूज हुआ करता था। और इसमें एग्जाम्पल दिए गीता गैब्रो, मिस गौहर और वैजंती माला। ये तीन एक्ट्रेसेस के टाइम तक जो है ये बहुत यूज हुआ, बट बाय द टाइम ऑफ रति अग्निहोत्री इसका यूज कम हो गया। अब ये वैजंती माला अगर आप देखोगे तो हिंदी मूवीज के अंदर एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है पुराना, उसके अंदर इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया था, जबकि ये साउथ की हीरोइन थी। बहुत सारी आपने देखा होगा एक्ट्रेसेस साउथ की आती हैं, स्पेशली जैसे श्रीदेवी थी, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नाम उन्हीं का ही आता है, रेखा, ये सब साउथ से हैं, ठीक है ना। तो आज भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस रहती है साउथ से। तो उस समय ये 3-4 नाम बड़े प्रोमिनेंट रहे। पहला नाम था आपका गीता गैब्रो, दूसरा नाम था आपके पास मिस गौहर, तीसरा वैजंती माला। बट बाय द टाइम ऑफ रति अग्निहोत्री इसका यूज खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब रीजन क्या था इसके यूज होने का? बड़ा सिंपल सा था। मोस्ट ऑफ द शूटिंग उन दिनों जो थी ना इंडोर्स हुआ करती थी, और फेस पे एक्सप्रेशंस देने के लिए, ब्राइट एक्सप्रेशन देने के लिए मेकअप का यूज बहुत ज्यादा किया जाता था, और इसमें ये काम आता था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अब देखिए, इस चैप्टर को आप डिवाइड करते जाएंगे तो पहला डिवीजन आता है मेकअप डिपार्टमेंट का, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट। ये कहाँ पे था भाई? इट वॉज इन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। एक स्टेबल था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ऑफिसर था, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, इवन ही इज बीइंग मैरिड इन चेन्नई, जिसे पहले मद्रास बोला करते थे। उसका रेजिडेंस भी वहीं था, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। तो उसके ही एक स्टेबल के अंदर ये चल रहा था, ठीक है। और इनकी मैरिज भी बताया जाता है कि सेंट मैरीज चर्च के अंदर वहीं पे हुई थी, फोर्ट सेंट रोड के ऊपर मद्रास में ही। किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव पे 1 मार्कर समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, वैसे नहीं आता कुछ भी, लेकिन कुछ बिल्कुल हटके अगर क्वेश्चन देना है इसमें से, क्योंकि किसी को ध्यान नहीं रहता रॉबर्ट क्लाइव का, तो एक क्वेश्चन शॉर्ट में रॉबर्ट क्लाइव का डाल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेकअप रूम की बात करें तो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा था। इसमें ऑल राउंड हाफ ए डजन लाइट्स थी, लाइट्स थी और हाफ ए डजन मिरर थे। अब कहता है बेसिकली जो लाइट्स थी बड़ी शार्प लाइट्स थी, और जो बंदा वहाँ मेकअप करवा रहा होता था बैठ के, तो उसके ऊपर एकदम से सब तरफ से जो लाइट्स आ रही हैं, फोकस उस पर आ रहा है। थिंक अबाउट हिज कंडीशन, क्या हाल हो जाता होगा। तो मेकअप डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बंगाली हेड था। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले एक बंगाली हेड था, ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट का।
और ही वॉज टू बिग फॉर द स्टूडियो लेफ्ट, यानी कुछ ज्यादा ही उसके रेट हाई थे, चला जाता है। उसके बाद सक्सीड करता था एक महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्रियन के नीचे था एक कन्नड़िया आंध्रा से, उसके बाद एक कुछ मद्रास के इंडियन क्रिश्चियंस थे, कुछ एंग्लो बर्मीज थे और लोकल तमिल्स थे। यानी ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, ये अपने आप में एक कम्युनल हार्मोनी का एक लेसन दे रहा था। अभी ऑल इंडिया रेडियो पे भी कम्युनल हार्मोनी से रिलेटेड प्रोग्राम शुरू नहीं हुए थे, लेकिन यूनिटी डाइवर्सिटी में जो यूनिटी सी है इंडिया की, वो दिखाते हुए ये अपने आप में चलता था। अब कहता, लेकिन यहाँ जो इनका मेन रोल होता था, जो अच्छे खासे एक इंसान को हिडियस मॉन्स्टर में चेंज कर देते थे, जानवर बना देते थे, राक्षस बना देते थे उसको, मेकअप लगा लगा के, लोकली मेड पोशंस एंड लोशन, द वर्ड टू वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, पोशंस एंड लोशंस, ठीक है। कहता है ये लोगों का काम क्या है, इंडोर शूटिंग के लिए तैयार करना है, 5% शूटिंग आउटडोर होती, क्योंकि कैमरास बहुत बड़े बड़े होते थे, सेटअप बहुत हैवी होते थे, एंड दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक these things to other places। तो कहता है यहाँ पे क्या बताते हैं, सेट्स के ऊपर जो बॉयज और गर्ल्स थे ना, उनका सबका एक अलग प्रेजेंटेबल बनाने का रोल होता था। एक बड़ा स्ट्रिक्ट हैकरी यूज होती थी वहां पे, मेंटेन की जाती थी। तो चीफ, ध्यान रखिएगा, चीफ मेकअप मैन जो है वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली, द वर्ड इज बीइंग यूज्ड, अगली, सुंदर बनाने का जिसको हम कहते हैं, काम करता था, ठीक है। हिज सीनियर असिस्टेंट, सेकेंड हीरो हीरोइन, जूनियर असिस्टेंट, मेन कॉमेडियन एंड फोर्थ मींस उसके बाद, एंड द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो भीड़ होती थी उसका मेकअप करने की जिम्मेदारी होती थी बॉय की। अब देखिए चैप्टर ना इंटरकनेक्टेड है। अब हमने अभी तक मेकअप डिपार्टमेंट पढ़ा और यहीं पे एंट्री हो गई किसकी, एक बॉय की। अब ये जो बॉय की एंट्री हुई, अब ये अगला जितना पार्ट आएगा वो बॉय से रिलेट करेगा सारा, ठीक है। ये बॉय इज नॉट एन एग्जैक्टली ए बॉय। कहता है हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या, हमारे मेकअप डिपार्टमेंट पे एक बॉय भी था। कहता है ही इज नॉट ए बॉय एक्चुअली, ऑफिस बॉय कहलाता है लेकिन वो था नहीं, ठीक है ना। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, ठीक है। अब बेसिकली ये जो बॉय है ना, ये था कौन, ये आया क्या करने था, ये आया था स्टार बनने। बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली से भी चले जाते हैं बॉम्बे हीरो बनना, ठीक है। वो क्या बनते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वापस आते आते बड़े रोते हैं। फिर उसके बाद टॉप स्क्रीन राइटर भी था, उसके अंदर क्वालिटी थी, डायरेक्टर बनने का भी मन था उसका वैसे, और लिरिक राइटर भी था, यानी ए बिट ऑफ पोइट। यानी दिस गाय इज हैविंग अ लॉट ऑफ क्वालिटीज। उम्मीद ये थी कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आऊं तो कुछ ना कुछ तो बन जाऊं। भाई एक्टर नहीं बना रहा तो डायरेक्टर बना दे, डायरेक्टर नहीं बना रहा राइटर बना दे, राइटर नहीं बना पोइट बना दे, कुछ तो बनी जाऊं। अल्टीमेटली दिस वाज हिज एम। कहता इन दोस डेज आई इज अशोका मित्रम, ध्यान से समझिएगा, ये छोटा सा पार्ट है। मैं क्यूबिकल में बैठता था, क्यूब शेप का एरिया था उसका, दो साइड में उसके जो है ना फ्रेंच विंडोज थी बेसिकली। अब ये फ्रेंच विंडोज क्यों थी और कैसे थी, इनका नाम कहाँ से पड़ा, कहता है आई टू डोंट नो, मुझे भी नहीं पता भाई ये क्या था, ठीक है। बट मेरा काम क्या था, न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल करके उनकी फाइलिंग करके उसको मार्किंग करके रखना। कहता है और होता क्या था, वेन एवर दिस बॉय इज फ्री, ये ऑफिस बॉय जब भी फ्री होता था ना, कुछ नहीं करता था, ये आके मुझे आकर के लेसन पिला करके चला जाता था, अपनी स्टोरी सुना जाता था, इस एपिक सुना जाता था। कहता है मैं जो हूँ बेसिकली हाउ, मेरी लिटरेरी बड़ा अच्छा टैलेंट था, वो सब कुछ बेकार जा रहा था। कहता है और इसका भी टैलेंट बेकार जा रहा था। क्यों, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर राइटर पोइट का तो कोई काम होता नहीं, लेकिन उसे बार्बर और प्रिवेट्स के बीच में बिठा दिया गया था। और वो क्या होता था, कहता है मैं हर समय एक ही काम करता था, काश क्राउड शूटिंग होती रहे, मैं कम से कम इसकी इपिक्स से, इसकी कहानियों से बचा रहूंगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड अशोका मित्रम प्रेइंग फॉर द क्राउड शूटिंग, ठीक है। एक पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है। अब ये जो ऑफिस बॉय है ना, और जितने मेकअप डिपार्टमेंट के लोग हैं, अब इन सब की प्रॉब्लम जो है, एक बंदा था, अगली कनेक्टिविटी आ रही है। कहता है इस डिपार्टमेंट के जितनी वोज है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, सब नेग्लेक्ट है, उसका कारण था कोटा मंगलम सुबु।
तीसरा करेक्टर आ गया ये, कोटामंगलम सुब्बू। स्टेटमेंट में क्लियर किया हुआ, सुब्बू वाज द नंबर 2 इन एट जेमिनी स्टूडियो। दैट मीन्स आफ्टर बॉस ही इज एवरीथिंग, बॉस के बाद सब कुछ वो ही था, ठीक है ना। अब उसकी लाइफ में जितनी अच्छी ओपनिंग मिली शायद ही किसी को मिल पाए। कहता है he had more encourage, sorry, he couldn't have had a more encouraging opening. Contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. From when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. क्या था, मैंने आपको बताया कि भाई ये जेमिनी स्टूडियो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडियो ऑफ साउथ। कहता है इसकी जब ओपनिंग हुई ना करियर की सुब्बू की, तो उस समय तक और कोई ऐसा फिल्म प्रोडक्शन करने वाली यूनिट नहीं थी, कोई नहीं थी। तो ही गॉट एन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। सुब्बू की बात करें तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हमारा ऑफिस बॉय इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है ना। स्पेशली बात करें तो कहता है इवन इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुड नॉट हैव एन appreciable lead over our office boy। यानी फॉर्मल एजुकेशन भी हमारे ऑफिस बॉय की ज्यादा थी, ठीक है। बट बाय वर्च्यू, अब क्या था, ही वॉज बॉर्न ए ब्राह्मण, ए वर्च्यू इंडीड, वास्तव में किस्मत की बात। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, उसको एफ्लुएंट सिचुएशन में एक्सपोजर मिलता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, लोग भी अच्छे मिलते हैं। और एबिलिटी की बात करें तो एट ऑल द टाइम्स क्या था, वो बेसिकली उसका हाथ फ्लॉप फिल्म्स में भी रहा है। ही हैड ऑलवेज हैड एन वर्क समबडी, ही कुड नेवर हैड द थिंग्स ऑन हिज ओन। कहता कभी उसने अपने आप में कुछ नहीं किया, किसी न किसी के लिए काम किया, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन एक पॉइंट क्या था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल, with his principle completely, and turned his entire creativity to the principal's advantage. Principal is the head, boss. यहाँ principal boss है। कहता है एक चीज थी, लॉयल था, वो हमेशा से लॉयल रहा और हमेशा अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी पूरी अपने बॉस के बेनिफिट के लिए उसने लगाई, ये उसकी क्वालिटी बताई गई है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसपे से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। He was tailor made for films. He was tailor made for films. कहता है here was a man। अब वो जो है ना बड़ा इंस्पायरिंग था, कमांडिंग था। अब एक बार एक सीन आता है, क्या सीन था, रैट की फाइट होती है टाइग्रस से और फाइट हो रही है अंडर वाटर, और अंडर वाटर फाइट के अंदर जो है होता क्या है, वो बेसिकली रैट जो है टाइग्रस को मार देता है और उसके 4 ऑफस्प्रिंग है, उसके ऊपर उसको विक्टिम के ऑफस्प्रिंग है, उसके ऊपर उसको अफेक्शन आना है। अब सीन को शूट करना है तो इंस्टेंटली ही विल प्रोवाइड हिम 4 आइडियाज, 4 अलग अलग आइडियाज दे देगा उसके, सॉरी विद 14 मोर, विद इन ए मिनट्स 14 मोर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर देगा। अब फिल्म मेकिंग सुब्बू के जैसे आदमी के साथ बड़ी आसान हो जाती थी, क्यों, ही कैन प्रोवाइड यू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग एंड शोइंग ऑफ द, तो यहां वो बताता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, सुब्बू जो है ना एक अपने आप में एक अलग रोल प्ले करता था। सुब्बू ने एक अलग डायरेक्शन दे रखा था, ठीक है। किस चीज़ का डायरेक्शन था, बेसिकली सुब्बू जो है मैन गिव द डायरेक्शन डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो को एक अलग पहुंचाया, हाइट तक पहुंचा दिया उसने। अब सुब्बू की बात करें तो एक सेपरेट आइडेंटिटी उसकी पोइट की भी थी, ही वाज अ पोइट एज वेल। पहले तो उसको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, डायरेक्शन में हेल्प हो रहा है, उसके बाद ही वाज अ पोइट एज वेल, ठीक है। और बहुत कॉम्प्लेक्स लिख सकता था, बड़ी हाईएस्ट फॉर्म में वो लिख सकता था, बट ही हैड नेवर डिड दिस। उसकी सक्सेस जो थी ना फिल्म्स की, उसकी सक्सेस फिल्म्स की, उसके क्रिटिक्स को हमेशा शामिल। उसने 2 नॉवेल्स लिखी, 2 नॉवेल्स, 2 स्टोरी पोम्स जिनको बोला गया, और उसमें एक नॉवल थी थिलना मोहन बलम, और डजन्स ऑफ डेफ्टी, इसमें बहुत सारे करेक्टर्स थे, बड़े सक्सेसफुल थे। और यहाँ पे उन्होंने एक डिफरेंट मूड दिखाया, देवदासीज के ऊपर लिखा, 20th सेंचुरी की
स्टार्टिंग की। इतना ही नहीं, एक अमेजिंग एक्टर भी था। कहता लेकिन कभी हीरो नहीं बना, लीड रोल नहीं लिया, वट एवर करेक्टर रोल ही प्लेज वो इतना परफेक्टली किया कि मेन लीड को भी उसने आउटशाइन कर दिया। इतना ही नहीं, सुबह की बात करें तो डजन्स ऑफ नियर एंड डियर उसके रिलेटिव्स आकर के उसके घर पे रहते हैं। दे यूज टू ईट एट हिज प्लेस, वो फीड करता है उनको, सपोर्ट करता है हर तरह से, बड़ा चैरिटेबल था। बट स्टिल ही हैज एनिमीज, उसके इसके बावजूद एनिमीज थे। इट वॉज बिकॉज इट सीम्स क्लोज, वो हमेशा, रीजन क्या होता है, जो भी क्लोज होता है ना बॉस के, उसके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। क्यों? सबको ये लगता है यार हमारी सारी प्रॉब्लम का कारण यही आदमी है, ठीक है ना, इसकी वजह से हमें दिक्कत है। ही वाज काइंड ऑफ साइकोफेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वो हमेशा, क्योंकि वो बॉस के लिए तो हर अच्छा करेगा, अब बॉस के अच्छा करने के चक्कर सबॉर्डिनेट्स हमेशा नाराज रहेंगे। और खास तौर से मेकअप डिपार्टमेंट वाले तो मानते ही यही थे कि हमारी जितनी प्रॉब्लम है उन सब के पीछे कौन है? सुबु इज द वन। अब देखिए यहीं से सुबु, अब बॉस के क्लियर नियर एंड डियर था, बट उसकी जो अटेंडेंस होती थी, अटेंडेंस रोल कहां था उसका? स्टोरी डिपार्टमेंट में। सुबु स्टोरी डिपार्टमेंट में अपनी अटेंडेंस देता था। यस, वी हैव ए स्टोरी डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे पोइट्स थे और एक लॉयर भी था। ये लॉयर और कोई नहीं था, ही वॉज अ लीगल एडवाइजर, लेकिन सब मानते थे वो एग्जैक्टली नाम के अपोजिट काम करता था। इलीगल एडवाइजर था वो रादर देन लीगल एडवाइजर। अब दिस मैन बेसिकली एक दिन क्या करता है, ये आदमी, एक नई एक्ट्रेस होती है, वो एक्ट्रेस शी वाज आउट ब्रस्टिंग समथिंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स। ये चुपचाप बैठ करके वहां पे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देता, हु दिस लॉयर, ठीक है। अब जब वो जा रही होती है, पूरा रिलैक्स हो चुकी होती है, बोल करके जब पक चुकी होती है, तो उसको प्लेबैक कर देता है। अब उस समय के इंस्ट्रूमेंट और आज के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, और उस समय की जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट थे ना, उसमें वॉइस बड़ी फटी हुई सी आती थी। अब वो दैट गर्ल वाज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और बड़ी इमोशनल सी, सेंटिमेंटल सी गर्ल थी। जब वो सुनती है और उसने जो जो प्रोड्यूसर को बोला था वो सब रिकॉर्ड था, तो अल्टीमेटली उस बेचारी का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अब ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था ना, बेसिकली इसके अंदर जनरली खादी की धोती पहनने वाले ज्यादातर लोग थे और खादी की शर्ट पहनने वाले, लेकिन ये जो लीगल एडवाइजर था ना, ये जैसे पोस्ट मास्टर होते हैं ना, उस तरीके के कपड़े पहनता था, यानी ब्लैक कोट। लॉयर का काम ही ब्लैक कोट पहनने का, ठीक है ना। और दिस मैन इज नोन एज ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स पोइट्स आर ड्रीमर्स, और लॉ बिना लॉजिक के चलता ही नहीं। तो कहता है दिस मैन इज कॉल्ड मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक्स इन द कंपनी ऑफ ड्रीमर्स। एक न्यूट्रल मैन था जहां पे गांधी और खादी पहनने वालों के बीच में। अब बॉस के ये भी बड़ा खास था, तो एक बार बॉस कहते भाई एक आध पिक्चर तू भी प्रोड्यूस कर ले। अब ये प्रोड्यूस तो मूवी कर लेता है, बहुत सारा पैनकेक्स भी यूज होता है, सब कुछ होता है, मूवी चलती नहीं है। अल्टीमेटली बॉस क्या करते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट ए लॉयर हैज लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। क्यों? पहली बार कोई आदमी इस डिपार्टमेंट में लॉयर जैसा काम कर रहा था। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, छोटा सा हिस्सा है अगला। अब जेमिनी स्टूडियो में जो पोइट्स थे ना, एसडीएस योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये लोग सारे के सारे आया करते थे कॉफी के लिए। और कॉफी मोस्ट ऑफ द डे तो छोड़ो, लेट नाइट, बहुत लेट नाइट तक कॉफी यहाँ पे मिला करती थी। कपल ऑफ क्लर्क्स आ जाते थे, ये लोग बैठे रहते थे और काफी पोइट्री पे डिस्कशन चलते थे। उस समय बात गांधी और खादी की होती थी। गांधी की वर्शिप करने वाले ज्यादातर ये लोग थे और सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकिंग वाले थे। और इसी बीच में एक टर्म और आ गई थी, दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म अपने आप को गॉडलेस मैन कहते हैं, एथिस्ट मानते हैं। ये तो अपने आप को ये कम्युनिज्म, जैसे हमारे देश में एक कम्युनिस्ट है जिनका नाम है सीताराम येचुरी, सीपीआई के सबसे बड़े नेता हैं जिनका नाम है सीताराम येचुरी। ना तो ये सीता को मानते, ना ये राम को मानते, येचुरी पता नहीं क्या है, लेकिन ये कंफर्म है। तो ये कम्युनिस्ट है, दे आर एथिस्ट, इनको कोई लेना देनी है, नाम कुछ भी हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कहते हैं ये गॉडलेस हैं, कहते हैं ये एथिस्ट हैं, तो ये कुछ और ही वैसे, फिर कभी बात करेंगे इस विषय में। हैड अ किलिंग, कहता है ये मानते हैं he had no filial or conjugal love, he had no
mention about killing his own parents or children. करा कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब मार्क्स और लेनिन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो लाखों लोग मार दिए गए थे, ठीक है ना। ये वही वाली कैटेगरी है। कहते ये नोशन जो है ना अब साउथ इंडिया में भी आ गई थी बेसिकली, यहाँ भी ये पहुँच गई थी। और खादी और गांधी को चाहने वाले जो जर्नलिस्ट स्टूडियो में बैठे थे उन्हें भी ये चीज़ें अब पता चलने शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है MRA का, याद रखना। MRA, व्हाट इज दिस MRA? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। वो प्रियांशु MRA की बात करते हैं हम, फ्रैंक बुकनन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब जब हम मॉरल रीआर्मामेंट की आर्मी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 200 लोग फ्रॉम 20 नेशनलिटीज से मद्रास आते हैं। 1952 में आज़ादी हमारी हो चुकी है, उसके बाद की बात है। कहता है, और ये कुछ लोग इसको इंटरनेशनल सर्कस भी बोलते हैं। दे आर नॉट गुड इन ट्रैपीज, ना ही इनके साथ कोई जानवर थे डाइनिंग टेबल के ऊपर। कहता है ये लोगों ने यहाँ पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। रोल प्ले बोलो, प्ले किया, नॉट रोल प्ले, प्ले किए। 2 प्ले थे, फॉरगेटन फैक्टर और जोनाथन वैली। दोनों की खास बात क्या थी? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज थी इनके जो सेट थे, दे वर फेबुलस। वाइट बैकग्राउंड थी, सनराइज या सनसेट का सीन होता था और पीछे से बैकग्राउंड में फ्लूट बजती थी, ठीक है। कहता मद्रास की जो ड्रामा कम्युनिटी थी उन्होंने कई साल तक यही कॉपी मारा, सेम सेट को चिपकाया लोगों को, ठीक है, और इम्प्रेस हुए। अब इसके बाद वो बताते हैं ये दोनों प्लेस जो थे कुछ नहीं थे, नॉर्मल होमलीज थे, इसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं छुपा हुआ था। अब ये MRA था क्या? बेसिकली MRA वाज ए काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इंटरनेशनल कम्युनिज्म का काउंटर मूवमेंट था। और बिग बॉसेस जो मिस्टर वासन जैसे हैं वो भी इनके हाथों में खेल रहे थे। कहता है MRA था या नहीं था, कम्युनिज्म थे या नहीं थे, हार्डली मैटर्स। कहता हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कहता वी पीपल एंजॉयड दिस कंपनी ऑफ दिस पीपल। हम लोग आराम से इनके यहाँ रहते थे। 200 लोग हमारे यहाँ आराम से रहे, अलग अलग साइज, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशनलिटीज के लोग थे सारे के सारे। और इनकी एक अच्छी कलेक्शन रही और अच्छा रोल रहा। हम लोगों ने खूब यहाँ पे भी इनके मुंह पे मेकअप चिपकाया, ठीक है। अब MRA के बाद में एक और पार्ट आता है इस चैप्टर का, अगला पार्ट आता है। कहता है हमारे यहाँ ना टेलीफोन की लाइन बज करती है मद्रास के अंदर और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक पोएट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पोएट? इंग्लैंड से। अब कहता है हम लोग पढ़े लिखे तो जितने थे वो हमें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने वर्ड्सवर्थ और टेंसन के बारे में सुना था, और ज़्यादा जो पढ़ा लिखा था उनने कीट, शैली और बैरन के बारे में सुना था, और शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा था जिनने एलियट के बारे में सुना हो। तो केवल हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज थी ब्रिटिश लिटरेरी और पोइट्री और लिटरेचर के बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब एक दिन हमें पता चलता है भाई ये पोइट नहीं आ रहा, ये आ रहा है एक क्या, एडिटर। अब एडिटर क्यों आ रहा? कह रहा ये जो हमारे मिस्टर वासन थे ना, ये तमिल एक वीकली मैगजीन निकलती थी आनंदा विक्टम, इसके एडिटर भी थे। तो हो सकता है एक एडिटर दूसरे एडिटर से मिलने आ रहा हो। अब इंग्लैंड की पब्लिकेशन भी हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं थे। एक तो हमें पता था मैनचेस्टर गार्जियन, दूसरा हमें पता था लंदन टाइम्स। कहता है ये 2 ही हमें पता थे और इन दोनों में से वो कोई था नहीं। तो था कौन? ये अपने आप में एक मिस्ट्री चल रही थी। अब जिस दिन ये आता है, कहता है आफ्टरनून में अराउंड 4 o'clock हम एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं। पेडेस्ट्रियल फैन, वो जो शादियों में लगे हुआ करते थे, अब तो चेंज होकर के कूलर लगने लग गए, ठीक है, बड़े वाले। पहले फैन लगा करते थे, ठीक है ना। एक टॉल सा मैन आता है और देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही इज वेरी इंग्लिश, देखने में इंग्लिश था, ठीक है, वेरी सीरियस, और बड़ा सीरियस, जैसे अभी सीरियस नोट में अभी देखा था ना, वैसे सीरियस था, बट टॉल में थोड़ी सी कमी रह गई थी, ठीक है। ऑफ कोर्स कहता है हम में से कोई भी उसे जानता नहीं था, हम में से कोई भी उसे जानता नहीं था। बैटिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल, एज आई टोल्ड यू, पेडेस्ट्रियल फैन थे, ठीक है ना। उस स्टेज की तरफ वो आता है, हमारा बॉस एक बढ़िया सी स्पीच देता है। ऑब्वियसली बड़ी तगड़ी स्पीच थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता ही नहीं चला वो स्पीच में क्या था। स्पीच में केवल फ्रीडम और डेमोक्रेसी 2 शब्द सुनाई दे रहे थे बॉस की, ठीक है। अब आता है इंग्लिशमैन। अब इंग्लिशमैन जब स्पीच देता है, एक तो इंग्लिश बोल रहा है, पहली चीज तो तमिलियंस के बीच में, दूसरा एक्सेंट, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत, कहता है आता है बेचारा, मेरे को तो लग रहा है हमसे ज्यादा वो कंफ्यूज था कि मैं ये इनको बोल रहा हूँ, इन्हें कुछ समझ में भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा हो। ही वॉज इन बफेलमेंट,
कंफ्यूज था वो। कहता वो इंग्लिशमैन आता है, आकर के चला जाता है, हमें नहीं पता वो आया क्यों था, क्या करने आया था, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कहता और हिज अराइवल इन जेमिनी स्टूडियो रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। ठीक है ना। अब यहां पे ये एक क्वेश्चन पूरा कवर होता है लॉन्ग। अगर हम इसके नोट्स बनाते, इस साल नोट मेकिंग हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें नोट्स बनाने नहीं पड़ेगा, बनाते तो हमें ये बहुत आसानी से इस चैप्टर के नोट मेकिंग बनती। ठीक है ना। अब कहता है जितने भी प्रोज राइटर्स हैं ना वर्ड के, सब एडमिट करेंगे, एक कन्विक्शन बड़ी सिंपल सी है, प्रोज राइटिंग जो है ना इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस। कहता है कहानी तो कोई भी लिख सकता है, जीनियसनेस की इसमें कोई बात नहीं है। अब हमारे यहाँ देख लो, चेतन भगत जैसा आदमी लिख लेता, कुछ भी लिख, हाफ गर्लफ्रेंड लिख देता, कुछ नहीं मिला तो। ठीक है ना। ऐसे ऐसे नॉवल लिखता है जिनको कोई पूछता नहीं। हाँ एक चीज़ है, वो बिक करके फिल्म बन जाती है और फ्लॉप हो जाती है। ठीक है ना। वो अपने पैसे कमा लेता है। तो ही इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन हु इज़ राइटिंग इज ए जीनियस। ठीक है। कहता बेसिकली यहाँ पे, लेकिन ये काम एक चीज़ बड़ी कंफर्म है, पेशेंट, परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग करेज विद ए हार्ट सो संकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। कहता है यहाँ आपको डेडिकेशन चाहिए। रिजेक्शन का भी बड़ा चांस होता है, आपकी राइटिंग्स पसंद आई नहीं आई, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कहता है और यहाँ पर होता क्या है, एक दिन मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड आया था बड़ा इनसिग्निफिकेंट से पेज के अंदर, एक बड़े छोटे से कॉलम पे, उसमें एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की बात की थी और स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट था जिसे ऑर्गेनाइज किया था एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था जिसका नाम था द एनकाउंटर। कहता मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये द एनकाउंटर सुना था ना, पहले कभी सुना नहीं था। कम्युनिटी जेमिनी स्टूडियो के अंदर ऐसी लिटरेरी की नॉलेज नहीं रखी जाती। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल। ये जो पीरियोडिकल था, अब एक्चुअली क्या था, अगर मैं अपनी राइटिंग्स भेजता, एक तो पहले वो जेरोक्स वाली सिस्टम तो था नहीं। ठीक है। तो कहता ओरिजिनल ही भेजनी थी मैन्युस्क्रिप्ट। अब ओरिजिनल भेजता, सिलेक्ट होती नहीं होती नहीं पता। एक तो ब्रिटेन भेजनी है, उसका पैसा बहुत लगना था। कहता इतना पैसा मेरे पास उन दिनों था भी नहीं। ठीक है। दूसरा ओरिजिनल भेजना है तो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, या तो बैठ के पहले उसकी कॉपी करो। तो व्हाट आई डिड, मैं ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहां पर जाकर के देखता हूँ, मेरे को वहां एनकाउंटर की बिल्कुल फ्रेश कॉपी पड़ी हुई मिलती है। इस पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। इस एनकाउंटर को कोई छूता ही नहीं था। अब एनकाउंटर को कौन छुएगा, पागल है कोई जो एनकाउंटर को छुएगा। ठीक है। अब कहता है लेकिन मैं जैसे ही जाता हूँ, इसका एडिटर का नाम पढ़ता हूँ, मेरे हार्ट में बेल रिंगिंग होने लग जाती है, मेरा हार्ट शेक करने लग जाता है। कहता ये तो वही पोइट है जो जेमिनी स्टूडियो आया था, जिसकी इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आई थी। आई फेल्ट लाइक, कहता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में कोई भाई खोया था वो मिल गया मुझे। कहता आई सैंग एज आई सील्ड, जब मैं इन्वेलप सील करके भेज रहा होता हूँ तो मैं ऐसे लिख रहा जैसे लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स को लिख के भेज रहा हूँ कुछ मैं। ठीक है। और उधर से वो भी वही वाला गाना गाएगा जो आधा मैं यहाँ से गाऊंगा, आधा वो गाएगा, और फिल्म पूरी हो जाएगी जैसे मूवीज के अंदर होता है। कहता है और अल्टीमेटली जब मैं उसको देखता हूँ तो उसका नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, यस दैट वाज द नेम, यही नाम था, उसे याद आ जाता है। कहता नौकरी छूट जाती है भाई जेमिनी स्टूडियो से, बेरोजगार हो जाता हूँ। तो सस्ती किताब एक दिन जो है ना मद्रास माउंट रोड जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ मिल रही होती है। उसमें नई नई बुक्स थी, बिल्कुल 50 पैसे की कॉपी थी। 50 पैसे की बहुत वैल्यू थी उस टाइम। ठीक है ना। 50 पैसे का 1 किलो घी आ जाया करता था, देसी वो भी। ठीक है ना। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द फ्रेश सेम बुक की बहुत सारी कॉपीज थी, एलिगेंट पेपर बैग थे। और ये था बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी के ओकेजन पे सारी चीजें निकली हुई थी। इसमें से एक बुक थी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आने का सबसे ज्यादा चांस बनता है। द गॉड दैट फेल्ड। इट वॉज अ जर्नी ऑफ 6 एमिनिएंट राइटर्स इनटू कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ज्वाइन किया था इन्होंने 6 लोगों ने। ये भी सीताराम येचुरी बनने गए थे। ठीक है। और वापस आए
डिसइल्यूजनड हो गए। जिस उम्मीद से गए थे, जाके देखा अंदर वो सच्चाई नहीं थी। ठीक है ना। इसमें नाम दे रखे हैं आपको 6 डिस्टिंग्विश्ड राइटर: आंड्रे ग्रेड, रिचर्ड राइट, एलेंजियो सेलियन, आर्थर कोस्टर, लुइस फिशर। ये लुइस फिशर भी अपने पास है, ठीक है, और स्टीफन स्पेंडर। कहता है फिर स्टीफन स्पेंडर, यानी ये भी राइटर है, ये भी अपना वही वाला बंदा है। कहता अब मेरे लिए बुक और इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है ना। स्टीफन स्पेंडर ये वही पोइट है जो आया था जेमिनी स्टूडियो। यस, ध्यान से समझना लास्ट का पार्ट। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप विद द हेजी इल्यूमिनाइजेशन। मेरे माइंड में एक पास्ट का चैम्बर दोबारा से लाइटन हो गया। रिएक्शन जो था ना जेमिनी स्टूडियो का, मेरे को याद आ रहा था, अब मिस्ट्री नहीं रहा। अभी तक हम ये सोचे बैठे थे कि ये एक मिस्ट्री है। द बॉस इन द जेमिनी स्टूडियो, कहता है बॉस को शायद इससे कोई खास लेना देना हो, इसकी पोइट्री से ना हो। मिस्टर वासन को कोई खास लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। हु इज दैट गॉड? द गॉड इज दैट कम्युनिज्म दैट हैज फेल्ड। तो ये हमारा चैप्टर रहा पूरा। आपको मैंने इसको लाइन टू लाइन पूरा समझाया, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस भी मैंने ऑलमोस्ट आपको सीधे सीधे बता दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मेकअप डिपार्टमेंट पे निकलता है, सुब्बू पे निकलता है, ऑफिस बॉय पे निकलता है, अशोका मित्रम पे निकलता है, एमआरए पे निकलता है, और किस पे? वो अभी नहीं, तो मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। अभी एडिशनल वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर हम स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सीधा चैप्टर को पढ़ेंगे तो सीधे सीधे 7 क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद इससे और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अलग निकलेंगे, लेकिन ये 7 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे इसमें से निकल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द